AEW का ऑल इन पेपर व्यू हो चुका है खत्म साल 2024 में और वेम्बली लंदन स्टेडियम में आज हमें एक मिरेकल देखने को मिला है बिकॉज 10 साल पहले डैनियल ब्रायन ने रेसलमेनिया 30 में कैप्चर किया था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को और उसको याद करा जाता है द मिरेकल इन द बर्बन स्ट्रीट के नाम से। और आज हमें जो लंदन में देखने को मिला जहां पे ब्रायन डैनियल्सन ने 10 साल बाद कैप्चर करा AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को और इसको हम बोल सकते हैं द मिरेकल इन लंदन। मुझे नहीं पता था कि 10 साल बाद भी इस बंदे के पीछे ऐसे क्राउड कूदेगा जैसे उस टाइम पे कूद था बिकॉज द यस मूवमेंट आज भी उतनी ही बड़ी है जितनी 10 साल पहले थी। और आज ये जो AEW ने ऑल इन पेपर व्यू दिया है, जिस तरीके से ये ऊपर से लेके नीचे तक शो पूरा बुक करा गया, जो मोमेंट्स इसके अंदर दी गई, जो मैचेस, इमोशन, स्टोरी दिखाए गए, ये वो चीजें हैं जो मुझे प्राउड फील कराती हैं। AEW ऑल इन को आज करेंगे इस वीडियो में रिव्यू। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और इतने सारे मैचेस थे शो के ऊपर तो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधा घुस जाएंगे बिकॉज बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। पहला मैच था AEW ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए जहां ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब टीम अप कर रहे थे पाक के साथ और ये लड़ रहे थे अगेंस्ट द बैंग बैंग गैंग, द पेट्रियार्की, हाउस ऑफ ब्लैक और ये सारी टीम्स हमें देखने को मिली। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली एक लैडर मैच रखना एक हमेशा अच्छा आइडिया रहता है पेपर व्यू के लिए बिकॉज वो एक हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है और इसमें मोमेंट्स हमें काफी देखने को मिलने वाली थी, तो उन मोमेंट्स की ही बात कर लेते हैं। तो क्रिश्चियन इस मैच को स्टार्ट होते हैं भाई वहां से भाग जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब रिंग खाली होती है वो वापस आते हैं और फिर सारे लोग मिलकर क्रिश्चियन को मारते हैं। यहाँ पे देखने को मिला कि भाई हाउस ऑफ ब्लैक एक ऐसी टीम है जिसको बहुत कुछ बेटर होना चाहिए AEW में। आई डोंट नो क्यों उनकी बुकिंग इतनी स्ट्रगल करती है, लेकिन आज भी क्राउड के सामने वो फुल हॉट थे भाई। और हमें देखने को मिला कि क्लॉडियो ऑब्वियसली अपना स्विंग लगाएंगे, वो तो ओवर होता है भाई जहां पर भी हो जाएं। पाक जो कि अपने घर पे, अपने होम टाउन में, अपनी होम कंट्री में वापस आए हैं तो भाई ऑब्वियसली उनको भी यहाँ पे बहुत चेयर मिलनी थी। तो एक मोमेंट यहाँ पे थी जहाँ पे गन ब्रदर्स दोनों तरफ रिंग के लैडर के ऊपर से इनको लेके कूद के जो है टेबल के थ्रू गिराया जाता है। निक वेन एक सुसाइड डाइव लगाते हैं आउटसाइड द रिंग मैलाकाई ब्लैक में और उसको कन्वर्ट कर देते हैं भाई एक डिस्ट्रॉयर के अंदर और टेबल के थ्रू उनको फेंकते हैं भाई। बहुत ही क्लासिक मूव था। जूस रॉबिन्सन इस टेबल को निकालते हैं, सॉरी इस लैडर को निकालते हैं जो कि बहुत ही ऊंची थी, ऑलमोस्ट टाइटल्स को टच कर रही थी, लेकिन क्रिश्चियन आके लैडर को गिरा देते हैं और जूस रॉबिन्सन रोप के ऊपर जिस तरीके से गिरे लगता है कि उनका काम फ्यूचर के लिए खराब हो सकता है इस पॉइंट के बाद। इसके बाद हमें यह भी देखने को मिला कि चेयर के ऊपर कैसे पाक को किल स्विच लगाते हैं क्रिश्चियन और डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पे व्हीलर यूटा को भी। तो जूस रॉबिन्सन इस पॉइंट पे निक वेन की मदर, जिनको मामा वेन बोला जाता है, मम्मी वेन बोल लो भाई, कुछ भी बोल लो, स्टोरी लाइन का पार्ट है, इस क्रिश्चियन के ग्रुप का पार्ट है, उनकी आंखों में वो हेयर स्प्रे मार देते हैं जो वो यूज करना चाहती थी और सबको अटैक करना चाहती थी उससे। इसके बाद ये कमाल का जबरदस्त मूव देखने को मिला भाई। बडी मर्फी एक लैडर पे होते हैं, क्रिश्चियन दूसरी लैडर पे होते हैं, टाइटल्स के लिए जा रहे हैं, पीछे टेबल लगी हुई है नीचे ऐसे करके और उसके थ्रू उड़ते हुए मिड एयर में क्रिश्चियन स्पीयर लगाते हैं बडी को भाई। वाओ वाओ वाओ। तो क्लियरली इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन जो है वो इजीली जीत जाएंगे और अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेंगे बिकॉज ये टीम चैंपियन गई थी इस मैच के अंदर। लेकिन यहाँ पे किल स्विच यानी कि लूचासोरस जो है वो क्रिश्चियन की तरफ देखते हैं कि भाई इसको क्या हो गया बिकॉज स्पीयर के बाद उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन इस पूरी मोमेंट का फायदा उठा लेते हैं पाक और वो लैडर पे चढ़ के इन टाइटल्स को भी निकाल लेते हैं। तो पाक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ मिलके यानी कि क्लॉडियो कास्टिनोली और व्हीलर यूटा के साथ मिलके AEW ट्रियो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और ये बहुत ही कमाल की मोमेंट थी बिकॉज होम टाउन जैसे कि मैं कह रहा हूं उनकी कंट्री है यहाँ पे और इंग्लैंड में इतने टाइम बाद पाक को उनकी मोमेंट फाइनली AEW में मिल रही है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उनका रिकॉग्नाइज होना काफी लंबे टाइम से ड्यू था। इसके बाद ये मैच हुआ जिसमें मुझे लगता है कि AEW ने भाई स्टोरी लाइन जो दिखाई है इसके क्या ही कहने हैं। AEW वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप और ये था मराया में अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म। ये वो मैच है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था और बिल्कुल इसने डिसअपॉइंट नहीं करा। पावर बॉम्ब लगाती है मराया में आउटसाइड द रिंग टोनी स्टॉर्म को अर्ली इन द मैच जो कि काफी उनको मोमेंटम दे देता है और इसके बाद लूथर को भी वो अटैक करती हैं जो कि मैनेजर है बेसिकली टोनी स्टॉर्म के। इनकी मदर रिंग साइड पे थी मराया में की बिकॉज वो अपने होम टाउन लंदन में ही लड़ रही हैं, लेकिन क्राउड तब भी पूरा टोनी स्टॉर्म की साइड पे था बिकॉज अपनी मदर को
ही चांटा मार दिया, यहाँ पे स्लैप कर दिया मराया मे ने। और ऑब्वियसली उसके बाद जो क्राउड है उनको कुछ नहीं सपोर्ट देने वाला था और वो कमेंट्री पे जाके नाइजल मैकगिनिस को एक किस भी देती हैं, जिससे नाइजल तो भाई हो गया उनका काम और वो कहते हैं मैच के बाद मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं। वो ब्रेक क्यों लेने जा रहे थे वो उन्होंने नहीं बताया, वो एक शौक था, उस पर मैं आता हूं भी। लेकिन टोनी स्टॉर्म जाके गले मिलते हैं यहाँ पे मराया मे की मदर से, उनको कंसोल करती हैं और उसके बाद स्टील स्टेप्स के ऊपर एक स्टॉर्म जीरो लगा देती हैं, बेसिकली अपना फिनिशर ऑन द स्टील स्टेप्स। और यहां से जो है बस्टेड ओपन हो जाती है मराया मे और हमें देखने को मिलता है रिंग में एक और स्टॉर्म जीरो जिसपे किकआउट भी करा मराया मे ने। और उसके बाद इन्होंने लो ब्लो लगाया एक दूसरे को। आई डोंट नो कि लो ब्लो से क्या फायदा हुआ, लेकिन रेफरी गिरा हुआ था, लो ब्लोज यहाँ पे लगाए गए, हेडबट्स लगाए गए, ये दोनों रिंग में गिर जाते हैं और दिस इज ऑसम की चैंट हो रही थी। और क्लियरली ऐसा लग रहा था कि मराया मे बिल्कुल रेडी होके आई हैं कि आज मुझे चैंपियनशिप जो है वो जीतनी ही है और वो इस AEW टाइटल को लेने जाती हैं ताकि उससे अटैक कर पाए। लेकिन लूथर उस टाइटल को खींच लेते हैं, मिडिल फिंगर दिखाते हैं मराया मे को और उसके बाद यहां पे लेके आती हैं टोनी स्टॉर्म, वो हील जिससे उनको अटैक करा गया था। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस हील से वो अटैक कर पाए और इसी का फायदा उठा लिया यहां पे मराया मे ने। एक्टिंग करी थोड़ी सी, यहां पे टोनी स्टॉर्म को इमोशनल कर दिया और उसके बाद उन्हीं का फिनिशर स्टॉर्म जीरो लगाया टोनी स्टॉर्म के ऊपर और उसके बाद यहां पे हरा के उनको बन गई है द न्यू ऑल एलीट रेसलिंग वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। भाई कमाल की एंडिंग थी इस मैच की और जिस तरीके से इमोशन डाला गया स्टोरी लाइन में, मजा आ गया देख के कि भाई कैसे इतना हील रहने के बाद भी मराया मे बिल्कुल रेडी थी इस मैच के लिए और टोनी स्टॉर्म जो है अभी भी इमोशंस में डूब के अपना टाइटल यहाँ पे हार चुके हैं। और मैच के बाद जबकि उनके लिए काफी चीयर्स हो रही थी, लेकिन तब भी भाई यहाँ पे मराया मे ने कैप्चर कर लिया इस टाइटल को और स्टोरी जबकि दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है, बहुत ही मस्त तरीके से इस मैच को यहाँ डिलीवर करा गया। इसके बाद FTW चैंपियनशिप का मैच हुआ क्रिस जेरिको और हुक के बीच में, जो कि मुझे कोई इतना खास नहीं लगा भाई टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे क्रिस जेरिको आते हैं, अपनी खुद की परफॉर्मेंस करते हैं फौजी बैंड के साथ और इस मैच में इंग्लैंड को लगता है ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था इन लोगों ने, बिकॉज लेदर की बॉल और क्रिकेट के बैट से पिटाइयां चल रही हैं। यहाँ पे हुक जो है वो मार रहे हैं बैट से बॉल क्रिस जेरिको की तरफ, क्रिस जेरिको इधर उधर भाग रहे हैं, वो भाई अपनी वॉल्स ऑफ जेरिको के ऊपर लगा देते हैं जिसको वॉल्स ऑफ हुक बोला जा रहा था और उसके बाद एक ट्रैश कैन से हेडशॉट भी पड़ता है हुक के सर पे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा था, लेकिन एक टेबल सेटअप करी हुई थी जिसपे एक बोर्ड पड़ा था बार्ब्ड वायर वाला और उसके थ्रू बिग बिली गिर जाते हैं क्योंकि गलती से जेरिको उनको मार देते हैं। तो वो टर्न पॉइंट था यहाँ पे और उसके बाद फाइनली हुक रिवील करते हैं कि उनकी जो आंख है वो ठीक थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे यहाँ पे और इस चीज का फायदा उनको मिलने वाला था। वो चोक लगाते हैं अपना क्रिस जेरिको पे और फाइनली जब फिर से ब्रायन कीथ इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, टैज उठते हैं कमेंट्री से और वो ब्रायन कीथ को रिंग साइड पे चोक कर देते हैं और रिंग के अंदर क्रिस जेरिको कर देते हैं टैप आउट और हुक बन चुके हैं 3 टाइम FTW चैंपियन। कुछ ज्यादा खास मुझे यहाँ पे लगा नहीं, नॉर्मली स्टोरी यहाँ पे चल रही थी। इसके बाद AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा था यंग बक्स, FTR और अक्लेम्ड के बीच में। और भाई यंग बक्स की जो एंट्रेंस आज हमें देखने को मिली वो बीटल्स बैंड को एक ट्रिब्यूट था काइंड ऑफ, जिस तरीके से वो अपने कपड़े पहन के आए थे। ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड्स है बीटल्स भाई हिस्टोरिकली अगर बात करी जाए और लिवरपूल इंग्लैंड से ही वो बिलोंग करता है, तो उस चीज को यहाँ पे जो है डाला गया था। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं इस मैच की तो भाई मुझे लगता था कि ये अनबिलीवेबल मैच हो जाएगा। जिस तरीके से 3 टीमें, जिस तरीके से अक्लेम्ड ओवर थी, मुझे लग रहा था शायद टाइटल चेंज भी देखने को मिल सकता है बिकॉज क्राउड उस चीज को सपोर्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मैच ने डिसअपॉइंट किया, सिर्फ मुझे, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा, लेकिन जिस हिसाब से खत्म हो गया उतना खास मुझे कुछ लगा नहीं। बिकॉज एक टाइटल शॉट लगता है जिसके बाद किक आउट होता है और उसके बाद भाई यहाँ पे EVP ट्रिगर लगा के यंग बक्स इस मैच को जीत जाते हैं। और आई डोंट नो कि FTR के साथ क्या चल रहा है बिकॉज काफी लॉसेस उनके हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो टैग टीम टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व भी अब दोबारा करते हैं। यहाँ पे ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स मैच के बाद आके कन्फ्रंट करते हैं यंग बक्स को और FTR को अटैक भी करते हैं और उन्होंने अपनी इंटेंशंस को बेसिकली क्लियर कर दिया है कि वो AEW टैग टीम टाइटल्स के लिए अब जाना पसंद करेंगे और वो ऑब्वियसली भाई फिर से इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन जितनी बड़ी पॉप उनको मिलनी चाहिए थी उतनी बड़ी पॉप मिली नहीं, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या सीन था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा हमें कुछ देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं तो ये AEW की कैसीनो गॉन्टलेट मैच होने वाला था और इस मैच के विनर को एक फ्यूचर शॉट मिलेगा फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और जबकि एक गॉन्टलेट मैच था जिसमें मुझे लगता है कि एक बंदा पिन होता है तो दूसरा आता है, ये तो एक रॉयल रंबल की तरह चल रहा था, लेकिन आप रिंग के बाहर भी जा सकते हो। तो आई डोंट नो कि मैंने कुछ मिस किया कि कैसीनो की वजह से इसके रूल्स कुछ अलग हैं, पर डेफिनेटली कोई मुझे समझाए भाई नीचे कमेंट्स में। और यहाँ पे सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं थी भाई, इतने पॉप्स थे, इतने
यहाँ पे कमाल के मोमेंट्स थे कि ओवरऑल इस मैच को खत्म होने के बाद मैं कुछ कंप्लेंट नहीं करूंगा कि ये रूल वूल का चक्कर क्या था, क्योंकि जो भी देखने को मिला वो देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच को ऑरेंज कैसिडी, और उन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया मिस्टर बीन की एंट्रेंस को। तो भाई छोटी छोटी कुछ चीजें थी, और यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आज एंट्रेंसेस, पायरो, कैमरा वर्क, लाइटिंग वर्क, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी जो आज ऑल इन पेपर व्यू की AEW की तरफ से देखने को मिली है, भाई तालियां बजनी चाहिए और रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, बिकॉज ये वो चीज है जिसके लिए AEW को यूजुअली बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है कि प्रोडक्शन लेवल ही उस क्वालिटी का नहीं है, फील नहीं आ रही शो की। लेकिन इस साल उन्होंने ऑल इन में एक्चुअली ऑल इन किया अपने प्रोडक्शन लेवल को, और जबकि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे जाके बेटर हो सकती हैं, लेकिन भाई आज इस शो का प्रोडक्शन लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल पे था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज्यादा डेप्थ में हमें चीजें आज दिखाई जाएंगी। तो वो भाई डेफिनेटली क्रेडिट देना पड़ेगा। पायरो की तो कोई कमी नहीं थी, कन्फेटी की कोई कमी नहीं थी। टोनी खान ने बोला भाई आज जितना पैसा लगाना है ना तुम्हें, आज दिवाली मनाओ भाई, फोड़ो पटाखे जी भर के। और सामने यहाँ पे आते हैं ओकाडा ऑरेंज कैसिडी के लड़ने के लिए, और आई डोंट नो फॉर सम रीजन पर क्या जबरदस्त पॉप मिली ओकाडा को भी भाई, वो भी एक बहुत मस्त चीज थी। और जैसा कि मैं कह रहा हूं ये मैच ऑल अबाउट पॉप्स एंड शॉक्स एंड रिटर्न्स था। तो अगला रिटर्न जो होने वाला था वो था नाइजल मैकगिनिस का, जी हाँ, जो कि इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं दोबारा, और अपने रेसलिंग करियर में रिटायरमेंट से बाहर आके आज उन्होंने इस मैच के अंदर कंपीट करा। भाई लोग पागल हो गए थे नाइजल मैकगिनिस को, और ये भी स्टोरी में AEW ने डाला कि किस तरीके से उनको किस मिली थी मराया में से, जिसकी वजह से भाई उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई, उनको ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन उस चीज को उन्होंने यूज करा टू एंटर द AEW कैसीनो मैच। भाई जबरदस्त तरीके से छोटी छोटी चीजें पकड़ के मजा आता है देखने में जब सेंस बनती है। और इसके बाद भाई होम टाउन हीरो को तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट मिलनी थी, पॉप इतनी ज्यादा मिल रही है और वो परफॉर्म भी काफी अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद काइल ओराइली आते हैं, जैक सेबर जूनियर एक और लोकल रेसलर यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करने वाले कमाल के न्यू जापान के रेसलर, उनको बहुत पॉप मिली। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आते हैं, मार्क ब्रिस्को आते हैं, हैंगमैन एडम पेज आते हैं जिनका काफी ज्यादा चांस भी था इस मैच को जीतने का। उसके बाद जेफ जैरेट एंड फाइनली किंग रिकोशे। जी हाँ, रूमर्स काफी पहले से आ रहे थे कि AEW के साथ रिकोशे ने साइन कर लिया है और आज वो ऑल एलीट रेसलिंग में अपना ऑफिशियली डेब्यू कर चुके हैं। और भाई पॉप जो थी अनबिलीवेबल थी रिकोशे के लिए, आते ही उन्होंने तबाही मचा दी। जिस तरीके से उड़ रहे हैं इधर उधर, भाई जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं रिकोशे के लिए वो बहुत ज्यादा बनती हैं AEW के अंदर। लेकिन बस अब देखना रहेगा कि आज से 1 साल बाद 6 महीने बाद रिकोशे किस पोजीशन में स्टैंड करते हैं और क्या उनका सही से यूज करा जाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस मोमेंट को हम एंजॉय करेंगे बिकॉज कमाल की ये मोमेंट थी। और इसके बाद यहां पे आ जाते हैं क्रिश्चियन, जो कि अपने टाइटल्स हार चुके हैं और उन्होंने ये बात बोली है काफी बार कि मैं AEW में हर एक टाइटल जीतना चाहता हूं। और अब ये टाइटल हारते ही उन्होंने जो अपनी नजर है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ बना ली। और क्रिश्चियन जबकि आके यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, उसके बाद आ जाते हैं लूचासोरस। और क्रिश्चियन की हालत देखने वाली थी कि व्हाट द हेल, ये क्या हो गया भाई, मेरे को ये मैच जीतना है, ये बंदा आके मुझसे ही लड़ेगा। और पहले एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि लूचासोरस को अक्ल आ गई है कि क्रिश्चियन मुझे यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज वो हेल्प करते हैं क्रिश्चियन की। और क्रिश्चियन इस मैच को जीत चुके हैं और नंबर 1 कंटेंडर का स्पॉट उनको मिल चुका है फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विनर अलग हो सकता था। काफी लोग चाहते हैं कि हैंगमैन एडम पेज इस मैच को जीतते, लेकिन उसकी स्टोरी मेन इवेंट में हम बात करेंगे क्योंकि वहां पे उनका कुछ रोल था, बट क्रिश्चियन इस मैच को जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस मैच की, जो कि मेरे हिसाब से जाएगा डाउन इन द हिस्ट्री फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम है जो कि AEW की हिस्ट्री में मैंने आज तक देखा है। और भाई ये था विल ऑस्प्रे अगेंस्ट मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन फॉर द AEW अमेरिकन चैंपियनशिप। और भाई विल ऑस्प्रे की एंट्रेंस, पॉप, रिएक्शन, गॉड लेवल रिएक्शन उनको आज मिला। असैसिन्स क्रीड, क्योंकि उनको असैसिन बोला जाता है, असैसिन्स क्रीड के साथ प्रमोट करके वो कोलैब करके इनकी आज एंट्रेंस दिखाई गई, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल एंट्रेंस थी। मजा आ गया देख के। और दूसरी तरफ MJF का लोग गाना गा रहे हैं जबकि उनको बू हो रही थी, जबकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, इंग्लैंड की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन तब भी लोग उनका गाना गा रहे थे। और मैच शुरू होने से ही पहली कन्फेटी निकल जाती है, झंडा नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि MJF अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मैच को स्टार्ट होने से पहले ही। लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूं
तो भाई इतना कुछ था भाई, फटाफट आगे से डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज टॉम स्टोन लगता है स्टार्टिंग में ही मैच के आउटसाइड द रिंग विल ऑस्प्रे को, और इतना हार्ड हिटिंग मैच था ये, आज इन्होंने कुछ पीछे बचा के नहीं रखा, सब रिंग के अंदर डाल दिया जितना भी भाई इनको आज करना था। शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं यहाँ पे विल ऑस्प्रे, जब एमजेएफ रोप्स के ऊपर ऐसे गिरे हुए थे भाई, वो कैसे वहां पे उन्होंने एग्जीक्यूट करा मेरे तो समझ के बाहर है। और इसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे क्रॉस रोड्स लगाते हैं एमजेएफ, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोडी रोड्स के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो अभी भी वो उस मूव को यूज कर रहे हैं एईडब्ल्यू में। ऑस्कटर मिस होता है यहाँ पे एप्रन पे, और वो काफी चोट लगती है यहाँ पे विल ऑस्प्रे को, और अपने शोल्डर को वो सेल कर रहे थे पूरे मैच में यहाँ पे। इसके बाद एप्रन पे एमजेएफ डिस्ट्रॉयर लगाते हैं भाई विल ऑस्प्रे को, और जैसा कि मैं कह रहा हूं वो अपना शोल्डर सेल कर रहे थे, और 9 काउंट पे भी मुश्किल से वो रिंग में वापस आते हैं ताकि इस मैच में वो बने रहें। लेकिन दूसरे ट्राई में वो एप्रन के ऊपर एमजेएफ को लगा देते हैं अपना ऑस्कटर, और हिडन ब्लेड के लिए जब वो जाते हैं तो एमजेएफ डक कर जाते हैं, और गलती से कैमरामैन को हिडन ब्लेड लग जाता है, जो कि एक्चुअली में आई डोंट नो कैमरामैन कोई रेसलर था या फिर नहीं, लेकिन क्या कमाल का सेल किया भाई उस बंदे ने, मजा आ गया देख के भाई जिस तरीके से उस हिडन ब्लेड को भी सेल करा गया। इसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पे टाइटल शॉट एमजेएफ मारते हैं, और वो रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था कैमरामैन की तरफ, तो एमजेएफ हाथ में टाइटल लेके अटैक करना चाहते थे विल ऑस्प्रे को, लेकिन यहाँ पे वो करते हैं एक ब्रेन बस्टर लगाते हैं, बट फिर भी किक आउट हो जाते हैं, और एमजेएफ की शक्ल उड़ गई थी कि भाई आखिर इसने यहाँ पे किक आउट कैसे कर दिया। गलती से रेफरी में टकरा जाते हैं एमजेएफ, वो नीचे गिर जाते हैं, और रेफरी यहाँ पे जब नीचे था तो टाइगर ड्राइवर के लिए फाइनली विल ऑस्प्रे जाते हैं, लेकिन हेजिटेट करते हैं, और बदले में उनको एमजेएफ की तरफ से एक लो ब्लो मिलता है। और जबकि डायनामाइट डायमंड रिंग आज एमजेएफ के पास नहीं थी, वो एक नकल्स निकालते हैं, लेकिन पीछे से कोई बंदा आता है और उनसे वो नकल्स छीन लेता है, और वो अनमास्क करता है, तो वो और कोई नहीं डैनियल गार्सिया थे। जी हाँ, वही बंदा जिसका करियर एमजेएफ ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, खूनम खून करके उसको डिस्ट्रॉय करके भेज दिया था। डैनियल गार्सिया के चेहरे पे ये स्टोन कोल्ड लुक है, और एमजेएफ का जो चेहरा है वो उड़ चुका है बुरे तरीके से, पीछे से पड़ता है उनको एक हिडन ब्लेड, और इस बार विल ऑस्प्रे ने बिल्कुल भी यहां पे हेजिटेट नहीं करा, एंड फाइनली ही कॉल्स फॉर द टाइगर ड्राइवर, और वो लगा के एमजेएफ को इन द मिडल ऑफ द रिंग अपने होम टाउन में पिन कर चुके हैं विल ऑस्प्रे, और बन गए हैं द न्यू एईडब्ल्यू इंटरनेशनल चैंपियन। जी हां, क्योंकि मैच के बाद उन्होंने अमेरिकन चैंपियनशिप को हाथ भी नहीं लगाया, और क्रिस्टोफर डैनियल्स वहां पे आके नया टाइटल, यानी कि जो पुराना ही टाइटल था इंटरनेशनल टाइटल, वो वापस दे देते हैं विल ऑस्प्रे को। भाई स्टोरी टेलिंग एट इट्स पीक, एमजेएफ जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, फिर से भाई वही इमोशन वाली बात, स्टोरी टेलिंग की बात, और रेसलिंग जिस तरीके से हार्ड हिटिंग आज इस मैच में देखने को मिली। रिस्पेक्ट फॉर बोथ मैन, बिकॉज मैं फॉलो कर रहा हूँ इस स्टोरी को अब शुरू से लेके, और भाई जो कमाल की चीज इसमें थी, मजा आ गया बिल्कुल देख के। दिस फॉर मी वॉज अ क्लासिक। इसके बाद एईडब्ल्यू विमेंस टीबीएस चैंपियनशिप का मैच हो रहा था, मर्सिडीज मोने अगेंस्ट ब्रिट बेकर, जिसने कहीं ना कहीं मुझे तो डिसअपॉइंट करा, बिकॉज एक ऐसे स्पॉट में डाला गया था जहां पे मुझे पता था कि लोग अब ज्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं देने वाले। इतने अच्छे मैच के बाद लोगों की एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। मर्सिडीज मोने की जो एंट्रेंस थी वो काफी बढ़िया थी भाई, एक चैरियट में वो आई ऐसे पूरी क्वीन की तरह, उनका डॉग उनके साथ था, वो काफी मुझे कूल लगा। लेकिन कमील इस मैच में इजेक्ट हो जाती है, रेफरी उनको भगा देता है, बिकॉज ब्रिट बेकर नाटक करती हैं जैसे उनको टाइटल से अटैक कर दिया गया है, लेकिन उस नाटक का कोई काम नहीं आया, बिकॉज बार बार लॉक जॉ टीज करने के बाद भी यहाँ पे मर्सिडीज मोने अपना मनी मेकर फिनिशर लगाती हैं और हरा चुकी हैं ब्रिट बेकर को, और अभी भी वो एईडब्ल्यू में जो अनडिफीटेड है उनकी रेन आगे कंटिन्यू होगी। तो आई डोंट नो उनको कौन हराएगा, लेकिन आज 0 आवर प्री शो यानी कि किक ऑफ पे जेमी हेटर का रिटर्न देखने को मिला हमें। तो आई डोंट नो वो इतना बड़ा रिटर्न वहां क्यों करा गया, पर वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती हैं जो अब आके लड़े अगेंस्ट मर्सिडीज मोने। इसके बाद मैच हुआ जैक पेरी का अगेंस्ट डार्बी एलन फॉर द टीएनटी चैंपियनशिप, जो कि एक कॉफिन मैच होने वाला था। और यहाँ पे भाई डार्बी का ना जो है दिमाग थोड़ा खराब है भाई, बिकॉज अपने चेहरे के ऊपर थंब टैक्स चिपका के आया था बंदा, और कैसे वो मतलब देखने में भी ऐसे हो रहा था मेरे को, तो भाई ये क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुझे वो फीलिंग हो रही थी। और ये इस कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसमें इनको एक दूसरे को डाल के खत्म करना था। तो बेसिकली ये कैस्केड मैच था, लेकिन जो एक क्रूशियल मोमेंट थी इस मैच की वो ये कि इस पाउच में से रियल ग्लास भाई निकालते हैं जैक पेरी, और वो इसको निकालने के बाद ऐसे उछल रहे थे भाई, ये देखो मैंने रियल ग्लास ले आया, और क्राउड चैंट कर रहा है FUCM पंक।
तो भाई आई डोंट नो, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये तो चलता रहेगा। अभी भी रेंट फ्री जिसको कहते हैं जैक पेरी के हेड में सीएम पंक कहीं ना कहीं है। वो बार बार प्रूव करना चाहते हैं मैं ठीक था, पंक ठीक नहीं था, या फिर वो अपने हील वाला एक्ट प्ले कर रहे हैं और लोगों से वो रिएक्शन लेने के लिए भी कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके बाद डार्बी एलिन जो है वो बस्टेड ओपन हो जाते हैं और इस कांच पे जो है वो जैक पेरी ही खुद जाके गिरे और देखने को मिलता है कि कैसे डार्बी के हाथ बांध देते हैं टेप से जैक पेरी और उनको यहाँ पे रैंप पे लेके जाते हैं, उनकी बेल्ट से उनके पैर बांध देते हैं और इस रैंप से 15 फुट नीचे फेंकते हैं एक टेबल के थ्रू डार्बी एलिन को। उसके बाद एक बॉडी बैग लेके आते हैं जिसमें वो डार्बी को डालते हैं। इस बॉडी बैग के साथ ही वो कैस्केट के अंदर डालते हैं और कॉफिन को बंद करके हरा देते हैं डार्बी एलिन को इस मैच में। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डार्बी की तरफ से कुछ तो वो आतिशबाजी टाइप मूव देखने को मिलेगा, जो कि आज उतना हुआ नहीं और काफी क्लियरली यहाँ पे जैक पेरी इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद यंग बक्स केरोसिन लेके आते हैं और वो जलाना चाहते थे इस कॉफिन को और डार्बी को, लेकिन बचाने आते हैं यहाँ पे स्टिंग, जिनको ऑफिशियली रिटायरमेंट तो मिल गई है AEW से, लेकिन आज वो एक बार फिर से अपने उस रिलेशनशिप को संभालने आए जो डार्बी के साथ इतने टाइम से उनका था और उन्होंने यहाँ पे आके सेव कर लिया। एक डबल दैट ड्रॉप लगी यहाँ पे यंग बक्स को बिकॉज जैक पेरी वहां से भाग जाते हैं। और फाइनली शो के मेन इवेंट पे आते हैं जो कि था फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल वर्सेस करियर, स्वर्व स्ट्रिकलैंड अगेंस्ट ब्रायन डैनियल्सन। और भाई यहाँ पे फाइनल काउंटडाउन गाने को ही यूज करा ब्रायन ने अपनी एंट्रेंस सॉन्ग के लिए, जो कि अनबिलीवेबल थी। जो मोमेंट थी भाई, मेरे को ब्रायन को देख के गूज़बम्स आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्रायन को देख के कि यार ये बंदा कितना डिजर्व करता है, क्यों इसको इतनी इंजरीज हो गई, कितना अच्छा इसको और करियर हो सकता था, क्या बंदा, क्या सपोर्ट मिलता है इसको भाई। और स्पेशली आज रिंग साइड पे उनकी वाइफ ब्री बेला और साथ के साथ उनके बच्चे भी थे इस मैच को देखने के लिए। पूरी सी ऑफ यस चैंट्स हमें देखने को मिली, कमाल की एंट्रेंस। और दूसरी तरफ स्वर्व स्ट्रिकलैंड की एंट्रेंस में यहाँ पे लाइव परफॉर्म करा गया इस रैप को, जो कि उनका थीम सॉन्ग है। लेकिन टर्निंग पॉइंट इस मैच में था जब एक डेथ वैली ड्राइवर लगता है एप्रन के ऊपर ऑन द रिंग बेल, बिकॉज प्रिंस नाना रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये रिंग बेल का यूज करके ब्रायन के सर से खून आ जाता है। इसके बाद ब्रायन की फैमिली के सामने पीटते हैं भाई स्वर्व और उनको चिढ़ाते हैं, भाई देख लो ये कौन है, तुम्हारी इसकी फादर की जो है तुम्हारे हस्बैंड की हालत मैंने कैसे कर दी है। इसके बाद काफी टाइम तक पिटने के बाद ब्रायन को फाइनली मोमेंटम मिलता है, लेकिन डॉक्टर्स एक पॉइंट पे मैच में बाहर बुला लिए जाते हैं क्योंकि रेफरी को लग रहा था शायद ब्रायन को चोट लग गई है। ये स्टोरी का पार्ट था, लेकिन स्वर्व यहाँ पे डॉक्टर्स को बाहर भगा देते हैं। और उसके बाद 2 बार उन्होंने यहाँ पे अपना हाउस कॉल फिनिशर लगाया, लेकिन ब्रायन जो है वो नीचे गिर जाते हैं, किक आउट तो कर देते हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी इस मैच में लग रही थी कि भाई कुछ वो कर नहीं पाएंगे। तीसरी हाउस कॉल लगती है और तब भी ब्रायन किक आउट कर देते हैं और स्वर्व को इस टाइम पे समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो वो यस किक्स लगानी शुरू कर देते हैं ब्रायन को। लेकिन ब्रायन को इस पॉइंट पे कुछ फील ही नहीं हो रहा था और वो अपनी फैमिली की तरफ देख रहे थे और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और थप्पड़ पे थप्पड़ बजाने स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे स्वर्व को, और उसके बाद लगाते हैं अपनी रनिंग नी। लेकिन यहाँ पे स्वर्व को भी कुछ नहीं होता, वो यूं कर देते हैं और कहते हैं भाई जा, तेरी रनिंग नी की ऐसी की तैसी हो गई, कुछ मुझे नहीं हुआ तेरी नी से। तो ये ऐसा नहीं था कि वन वे ट्रैफिक है, दूसरी तरफ से भी दिखाया जा रहा है कि क्यों स्वर्व बार बार बोलता है कि मैं द मोस्ट डेंजरस मैन इन ऑल एलीट रेसलिंग हूं। भाई बहुत ही मजेदार चल रहा था। इसके बाद एक और हाउस कॉल लगी, अपने बिग प्रेशर फिनिशर को भी वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट ब्रायन स्टिल किक्स आउट और लोग पॉप जिस तरीके से हो रहे थे भाई क्या ही मैं बताऊं आपको, अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, जो पेपर व्यू की यादें आती हैं। लेकिन जब फाइनली मोमेंटम दोबारा यहाँ पे था पूरा स्वर्व के पास, हैंगमैन आ जाते हैं रिंग साइड पे, प्रिंस नाना को मारते हैं, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी उनको वहां से ले जाती है। लेकिन तब भी एक डिस्ट्रैक्शन बनी, उनको एक रनिंग नहीं पड़ती है, बट स्टिल स्वर्व भी यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। मुझे लग रहा था मैच खत्म बस हो गया, लेकिन इस चैंपियन को जो प्रोटेक्शन दी गई है भाई अनबिलीवेबल था। और इसके बाद दोबारा वो जाते हैं अपने फिनिशर के लिए स्वर्व, लेकिन ब्रायन यहाँ पे एक नी लगाते हैं। फाइनली लेबेल लॉक को जो है वो करते हैं यहाँ पे लॉक इन, और ऐसा लगता है कि स्वर्व उसको रिवर्स करेंगे पर वो होती नहीं है, एंड स्वर्व स्ट्रिकलैंड टैप्स आउट एंड ब्रायन डैनियल्सन बिकम द न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन। और उनकी फैमिली रिंग में है, वो टाइटल रेस कर रहे हैं, कन्फेटी गिर रही है, और द मिरेकल इन लंदन इज नाउ ट्रू बिकॉज ब्रायन यहाँ पे रिटायर होते, उनका करियर खत्म हो जाता, बट उसकी बजाय वो भाग रहे हैं, जा रहे हैं लंदन से वापिस अमेरिका एज द AEW वर्ल्ड
चैंपियन। भाई क्या स्टोरी टेलिंग यहाँ पे दिखा दी, आगे की भी स्टोरी पूरी बुक कर दी है भाई हैंगमैन पेज की और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड की, ताकि अब डायरेक्टली वो टाइटल पे ना जाए। मे बी हैंगमैन और स्वर्ग की स्टोरी लाइन चलेगी और वहां से दोबारा स्वर्ग को मौका मिलेगा, बिकॉज रेसल ड्रीम जो कि अक्टूबर में पेपर व्यू होने वाला है वो ब्रायन के होम टाउन और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के होम टाउन वॉशिंगटन के अंदर होगा। तो भाई वहां पे हो सकता है ब्रायन फाइनली अपने रिटायरमेंट को कंफर्म करेंगे और स्वर्ग शायद उनसे वापस टाइटल जीत लेंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक टोनी खान, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं सारे रेसलिंग फैंस को, आप लोगों को जिन्होंने वीडियो को यहां तक देखा है, बिकॉज भाई ऐसे शोज हैं जिनका रिव्यू करने में भी मजा तभी आता है अगर फैंस आगे से अप्रिशिएट करें कि ये क्या कमाल की रेसलिंग नाइट हमें देखने को मिली है। तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या कंपनी है, ट्रॉल करने वाले तो ट्रॉल करते रहेंगे, लेकिन जिनको समझ आ रही है बात उनको पता है कि भाई हमको इस चीज को कितना एंजॉय करना है। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, थोड़ा लेंथी जरूर था आज की वीडियो, लेकिन इतना कुछ जब बोलने के लिए है और एक बार AEW का इतना ढंग से रिव्यू करना होता है, उनकी रेसलमेनिया की तरह ये शो रहता है, तो भाई डेफिनेटली आई थिंक वो बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है लाइक जरूर करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।